तो मूवी की शुरुआत होती है पार्कर और मैंडलिन यानी कि मैरी से, जिनकी रिसेंटली शादी हुई होती है। दोनों अपने ड्रीम हाउस खरीदते हैं और काफी खुश होते हैं। धीरे धीरे वो लोग घर को सेट और डेकोरेट करते हैं। एक दिन उनसे मिलने उनकी नेबर आती है, जो एक बबली और थोड़ी अलग टाइप की लड़की होती है। वो उनसे बात करती है, अपने बारे में बताती है और उनके बारे में भी पूछती है। वो पार्ट टाइम ब्लॉगर होती है, कभी बेबी सिटिंग करती है और कभी मॉडलिंग भी करती है। बातों बातों में वो पूछ लेती है, क्या ये घर हॉन्टेड है? और कहती है कि अगर है भी तो उसे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट रखती है। लेकिन मैरी को ये सब पसंद नहीं आता। वो थोड़ी सेंसिटिव होती है और उससे उस लड़की का ज्यादा क्लोज होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पार्कर से कहकर उसे वापस भेज देती है। अब दोनों अपना घर और सेट करते हैं। पार्कर एक राइटर होता है जिसे अपनी नई किताब के लिए एडवांस मिल चुका होता है। वो अपनी बुक पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसे आइडियाज ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। एक दिन वो घर एक्सप्लोर करता है और एटिक ऊपर वाले स्टोर एरिया में जाता है। वहां उसे कुछ पुराना सामान मिलता है जो शायद इस घर के ओरिजिनल ओनर्स का होता होगा। घर लगभग 100 साल पुराना होता है। उसे वहां एक रॉकिंग चेयर, एक ट्रंक और एक पुराना कैमरा भी मिलता है जो अराउंड 100 साल पुराना होता है। वो कैमरा बाहर लाता है और मैरी को दिखाता है। फिर वो उसके नेगेटिव्स डेवलप करवाता है। ये देखने के लिए कि उसमें कोई फोटो है या नहीं। रात को सोते वक्त पार्कर को एटिक से आवाजें आती है। वो चेक करने जाता है और वहां उसे क्रैडल यानी कि पलना मिलता है, जो और उसमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद वो उसका इमेजिनेशन या विजन था, तो वो खुद को नॉर्मल कर लेता है। नेक्स्ट डे जब फोटोज डेवलप होती हैं, तो उनमें एक पुरानी लेडी की फोटो होती है जो घर के सामने खड़ी होती है। उसकी ड्रेसिंग और सेटिंग देखकर लगता है कि फोटो लगभग 100 साल पुरानी है। ये देखकर दोनों थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हिस्टोरिकल चीज मिल गई होती है। पार्कर अपने काम में बिजी रहता है और मीटिंग्स के लिए बाहर जाता रहता है। एक दिन वो घर के बाहर एक अननोन कार देखता है, जिससे वो थोड़ा अनईजी फील करता है। फिर एक शाम वो लोग छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं। पार्टी में पार्कर का एजेंट रॉब, उसका फ्रेंड डेव और डेव की गर्लफ्रेंड जेनी आते हैं। वहां बिना इनवाइट के वही नेबर्स लड़की भी आ जाती है गिफ्ट लेकर और पार्टी ज्वाइन कर लेती है। पार्कर सबका इंट्रोडक्शन करवाता है और थोड़ी बातचीत होती है। मैरी को उसका ऐसा बिना बुलाए आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। पार्टी में वो लड़की पियानो प्ले करती है, एक सॉन्ग भी गाती है और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। अब पार्कर अपने फ्रेंड डेव से बात कर रहा होता है, तभी उसे फिर से वही कार दिखाई देती है। इससे वो टेंशन में आ जाता है। वो डेव को बताता है कि उसने पहले एक लड़की को कैजुअली डेट किया था, लेकिन वो लड़की उसके पीछे बहुत ज्यादा पड़ गई थी, बार बार मैसेजेस करती थी। इसलिए पार्कर ने अपना नंबर चेंज कर लिया, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानी और उसके घर के बाहर कार में बैठकर वेट करती रहती है। पुलिस को बुलाने से पहले ही वो अक्सर वहां से चली जाती है। एक दिन वो उसके रूम के अंदर छुपी हुई मिली, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। कुछ टाइम के लिए उसे कस्टडी में रखा गया और उसे अनस्टेबल बिहेवियर की वजह से ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा गया। अब लास्ट अपडेट के हिसाब से वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ उस कार को देखकर पार्कर को डाउट हो रहा होता है कि शायद वो फिर से आ गई हो। दोनों घर में घूमते रहते हैं और एटिक में जाते हैं। वहाँ उन्हें वॉल के अंदर कुछ हिडन बोर्ड्स मिलते हैं। जब वो उन्हें चेक करते हैं तो अंदर से बहुत सारे लव लेटर्स मिलते हैं। वो लेटर्स नीचे लाते हैं और मैरी एक लेटर पढ़ती है। ये लेटर्स एक लेडी रेबेका ने विलियम नाम के एक आदमी के लिए लिखे थे। शायद वही लोग इस घर के ओरिजिनल ओनर्स थे और फोटो में भी वही लेडी होती है। रात को पार्कर और मैरी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी पार्कर को घर के अंदर एक बॉल यानी कि राउंड ऑब्जेक्ट रोल होता हुआ दिखाई देता है। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि घर में और कोई नहीं होता। वो चेक करने बाहर जाता है तो देखता है कि स्विंग यानी झूला अपने आप हिल रहा है, जबकि हवा भी नहीं चल रही होती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, क्योंकि बिना किसी के बैठे स्विंग के मूव करना अनयूजुअल होता है। वो वापस आकर सो जाता है, लेकिन क्लियरली डरा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में मैरी उस पुरानी लेडी जैसी ड्रेस अप करती है और पार्कर उसकी फोटो कैमरा से क्लिक करता है।
रात को दोनों उन लव लेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें लिखा होता है वो उन दोनों को अलग कर देगी। पार्कर कहता है कि शायद ये सोसाइटी के रूल्स की बात हो, क्योंकि पहले के टाइम में रिलेशनशिप्स इतने इजी नहीं होते थे। मैरी कहती है कि शायद इसका कोई डीपर मीनिंग हो। तभी पार्कर को फिर से स्विंग की आवाज आती है। वो देखने जाता है तो स्विंग पर एक लेडी बैठी हुई दिखाई देती है। वो तुरंत मैरी को पुलिस कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन जब दोबारा देखता है तो वो लेडी गायब हो चुकी होती है। कुछ देर में पुलिस आ जाती है और उनसे सवाल जवाब करती है। पार्कर कहता है कि उसने उस लेडी का फेस क्लियरली नहीं देखा। मैरी भी कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। मैरी पुलिस को बताती है कि पार्कर का पहले एक स्टॉकर का केस रहा है, जिसके लिए उसके पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी है। पुलिस कहती है कि वो लड़की वही थी, तो उस ऑर्डर को यूज करना मुश्किल है। पार्कर अब ज्यादा ही डिस्टर्ब रहने लगता है और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगवा देता है। एक दिन वो अपनी बुक टाइप कर रहा होता है, फिर थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चला जाता है। कैमरा फुटेज में दिखता है कि एक अननोन लेडी आती है और कैमरा को दूसरी साइड घुमा देती है। जब पार्कर वापस आता है और लैपटॉप चेक करता है तो देखता है कि उसकी लिखी हुई स्टोरी किसी ने चेंज कर दी है और वहाँ आई लव यू लिख दिया गया है। इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर उसे आवाज़ें सुनाई देती है और बेसमेंट की लाइट्स ऑन हो जाती है। जब वो बेसमेंट में जाकर चेक करता है तो वहाँ एक लड़की कॉर्नर में छुपी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर पार्कर का डर और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सेल्फ डिफेंस में उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की खुद को बचा लेती है और धीरे धीरे पार्कर के पास आने लगती है। तभी मैरी की आवाज़ आती है जो पार्कर को रूम में बुला रही होती है। ये सुनते ही वो लड़की वापस छुप जाती है। पार्कर डर के मारे रूम में आ जाता है और स्ट्रेस में आकर ड्रिंक करने लगता है। नेक्स्ट डे पार्कर अपने काम के लिए बाहर जाता है। वो एक कॉफी शॉप में एक आदमी से मिलता है जो पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का पेशेंट होता है। पार्कर अपनी नई बुक के लिए उससे मिल रहा होता है। उसकी लास्ट बुक भी इसी टॉपिक पर थी और बेस्ट सेलर बनी थी। वो उस आदमी की हेल्प करता है और बदले में वो आदमी अपने कहानियां शेयर करता है। एक दिन घर पर डेव और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं और सब मिलकर वो लव लेटर्स पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि रेबेका एक्चुअली विलियम को स्टॉक कर रही थी, ना कि उसकी वाइफ। लेटर से ये भी रिवील होता है कि विलियम ऑलरेडी मैरिड था और उसके बच्चे भी थे। तो जो अलग करने वाली बात थी वो सोसाइटी नहीं बल्कि उसकी फैमिली के बारे में थी। तभी अचानक वो मिस्टीरियस लेडी पार्कर पर अटैक करती है और उसे पुश करने लगती है। पार्कर सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। घर आने के बाद मैरी बहुत टेंशन में होती है। पार्कर थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो चेक करने जाता है तो बालकनी में वही मिस्टीरियस लेडी खड़ी होती है। ये लेडी रेबेका ही होती है। वो पार्कर से कहती है कि वो पागल नहीं है और फिर उसके करीब आती है। फिर अचानक वो गायब भी हो जाती है। यहाँ स्टोरी और कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर वो घोस्ट है तो फिजिकल अटैक कैसे कर रही है, और अगर वो रियल इंसान है तो वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाती है, और सबसे बड़ा सवाल 100 साल पुरानी रेबेका अभी भी यंग कैसे दिख रही है। पार्कर और मैरी डेव के घर जाते हैं। डेव कहता है कि उसे लगता है कि किसी रियल इंसान ने पार्कर पर अटैक किया है, शायद उसकी पुरानी स्टॉकरी हो सकती है। वो पार्कर को सेफ्टी के लिए गन लेकर घर जाने को कहता है और मैरी को अपने घर पर रुकने के लिए बोलता है। पार्कर एग्री कर लेता है और अकेला घर वापस चला जाता है। इधर मैरी लेटर्स पढ़ रही होती है। उसे पता चलता है कि रेबेका विलियम के लिए ऑब्सेस्ड थी। वो उसे मिलने के लिए उसके घर के बाहर खड़ी रहती थी। उनका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अफेयर, ऑब्सेशन, इमोशनल ड्रामा सब कुछ था और इवेंचुअली रेबेका प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उधर पार्कर घर पहुंचता है और बाहर रेबेका को घूमते हुए देखता है। वो बाहर जाता है तो वही नेबर लड़की डुओ मिलती है जो कहती है कि वो अपने घर पर बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई। पार्कर उसे अंदर बुला लेता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। बातें करते हुए डुई कहती है कि उसने पार्कर की बुक पढ़ी है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। वो उसे पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में भी ऐसा कभी ट्रॉमेटिक मोमेंट आया है।
पार्कर बताता है कि बचपन में उसने एक बार गेम खेलते हुए एक बड़ा पत्थर रोड पर फेंका था, जिससे एक कार एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर की डेथ हो गई थी। ये गिल्ट उसे आज तक फील होता है। डुओ उसे समझाती है और कंसोल करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ जाती है। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है तो पार्कर वॉशरूम चला जाता है और डुओ रूम में वेट करती रहती है। तब डुओ को बेसमेंट से आवाज आती है। वो चेक करने नीचे जाती है और वहां उसका सामना रेबेका से होता है। रेबेका उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। पार्कर जब बाहर आता है तो वो डुओ को ढूंढता है और बेसमेंट में उसकी डेथ बॉडी देखकर शॉक हो जाता है। वो बहुत डर जाता है और पैनिक में आ जाता है। वो पुलिस को कॉल नहीं करता बल्कि घबराहट में गलत डिसीजन ले लेता है। वो बॉडी को बैकयार्ड में दफनाता है, ब्लड ब्लड क्लीन करता है और अपने कपड़े जला देता है। फिर वो खुद को भी क्लीन करता है। पार्कर अपने बेडरूम में जाता है और मेंटली ब्रेकडाउन जैसा फील करता है। तो रेबेका फिर से उसके पास आती है। पार्कर उसे कहता है कि उसने उसकी लाइफ रुइन कर दी है। रेबेका कहती है कि अब वो उसकी लाइफ का पार्ट है और फिर एक स्ट्रेंज इमोशनल साइकोलॉजिकल कनेक्शन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रेबेका भी पहले कुछ वायलेंट या डिस्टर्बिंग चीजों से गुजर चुकी थी। नेक्स्ट डे मैरी घर आती है और देखती है कि उसके कपड़े, फोटोज और सामान किसी ने खराब कर दिए हैं। वो डर जाती है। पार्कर उसे काल्म करने की कोशिश करता है। आगे का पार्ट देखने के लिए आप पार्ट 2 नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और तब मैं पूरी कहानी आपको सुना दूंगी।